Hello guys, welcome to Chem Boost again. So today we will discuss alkyl and aryl halides lecture number 7. Basically आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑन एल्काइल हैलाइड्स देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन एंड आइसोमराइजेशन को। इससे पहले वाले लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा उन्हें ज़रूर देखें और होपफुली आप पहले वाला सारा रिवाइज कर आए होंगे। नहीं किया तो 5 मिनट लगेंगे, रिवाइज कर लो और इस लेक्चर को देखो। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। पहली थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन या हम बोल देते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इस केस में हमारे पास होती है एल्कीन्स की फॉर्मेशन। सो आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। हम आपको बता चुके हैं कि इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। ध्यान से सुनिए, जब हम हेलो एल्केन को हीट करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और अल्टीमेटली एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन होता है वो एलिमिनेट होता है एल्काइल हैलाइड के बीटा कार्बन से, और जो हेलोजन होता है वो एलिमिनेट होता है अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन हमारे पास वो कार्बन एटम होता है जो हेलोजन को कैरी करता है, और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन जो होता है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन एटम। क्या कहना चाह रहा हूं, आइए देखते हैं, थोड़ी और पिक्चर क्लियर करते हैं। कोई भी हेलो एल्केन मान लीजिए, ब्रोमो इथेन हमने ले लिया, CH3 CH2Br। मैंने क्या कहा था, जिस कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। जब हम इसे हीट करते हैं KOH के कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और अल्टीमेटली एल्कीन फॉर्म हो जाती है। हमारे पास यहाँ पर बन जाता है इस केस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन। साथ में हमारे पास निकल जाएगा KBr, K प्लस Br माइनस, और साथ में H2O। एक और बात मैंने बोली थी कि जो मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूव हुआ है या एलिमिनेट हुआ है, उसका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से एलिमिनेट होता है, बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है। और हमारे पास जो हेलोजन है हाइड्रोजन हैलाइड का, वो कहाँ से एलिमिनेट होगा, वो होगा अल्फा कार्बन से। यानी कौन सा कार्बन, जिस पर ऑलरेडी हेलोजन प्रेजेंट है। क्योंकि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन एटम है वो बीटा कार्बन से लॉस्ट हुआ है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं या क्लासिफाई करते हैं एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आया फील थोड़ा एलिमिनेशन का? तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
हम लेते हैं एग्जाम्पल 2 ब्रोमोब्यूटेन का। CH3 CH2 CH Br CH3, ये है हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर हम इसके साथ भी सिमिलर ट्रीटमेंट करें जैसा कि हमने ब्रोमोइथेन के साथ किया था, तो उस केस में क्या होगा? ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा कार्बन एटम्स। अब 2 बीटा कार्बन एटम्स हैं। हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 2 बीटा कार्बन्स प्रेजेंट हैं। तो हमने ऑलरेडी एल्कीन्स में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे डियर? वेरी नाइस, सेट-ज़ेफ रूल, जिसके अकॉर्डिंग वो एल्कीन मेजर होगी जिसके अराउंड ज़्यादा एल्काइलेशन होगी। क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इस बीटा कार्बन एटम से लॉस्ट हो तो उस केस में क्या प्रोडक्ट रहेगा? उस केस में हमारे पास रहेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये है हमारे पास ब्यूट 1 इन। ये हमारे पास होता है 20%। अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लॉस्ट हो तो हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये है हमारे पास ब्यूट 2 इन। ये है हमारे पास 80%। तो यही तो सेट-ज़ेफ रूल है कि कौन सी एल्कीन मेजर होगी जिसके अराउंड ज़्यादा एल्काइलेशन होगी। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कम एल्काइलेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एल्काइलेशन है। तो ये हमारे पास सेट-ज़ेफ रूल है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज हम एक तरीके का कर रहे हैं, लगा लीजिए। तो उसके बाद आप नोट डालकर लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिखेंगे इफ द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन formed during dehydrohallucination and is capable of showing cis trans isomers। ऑलरेडी स्टीरियो में हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। cis trans isomer, then the trans alkene being more stable। is always formed as major product। यानी अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म हुई है उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो सिस ट्रांस आइसोमर शो कर सके, तो जो ट्रांस एल्कीन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण मेजर प्रोडक्ट मानी जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH Br CH2 CH3। इसकी हमने ट्रीटमेंट की किसके साथ? KOH के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के। यहाँ भी आप लिख सकते हैं KOH का एल्कोहलिक सॉल्यूशन। उसके बाद हमने क्या किया? अब देखो ये अल्फा कार्बन है, बीटा बीटा,
अब हमारे पास अगर इस बीटा से जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 यानी 1 ब्यूटीन। और क्या होगा, अगर इस बीटा से जाए तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा और सिस ट्रांस आइसोमर यहां शो होंगे। अगर हम उसका ट्रांस आइसोमर शो करना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा, CH3HH। और सिस कैसे होगा, सॉरी ये सिस है, और ट्रांस कैसे होगा, जब भी अपोजिट साइड होंगे, CH3HH। ये है सिस आइसोमर, ये होता है हमारे पास 10%, दिस इज सिस 2 ब्यूटीन, ये होती है हमारे पास 10%। ये है हमारे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये होता है हमारे पास 70%। एंड हमारे पास जो 1 ब्यूटीन है ये होती है 20%। तो यही बात तो हमने आपको लिखवाई है। तो ये हमारे पास बात हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन की या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। आप इसे इतना नोट कीजिए, फिर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी किस तरीके से एक पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड कितने इजी तरीके से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा। अब आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि सेडजेफ रूल या जेट्सेफ रूल कह लीजिए, उसके बेस पर वो एल्काइल हैलाइड काफ़ी फास्टर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन दिखाएगा, जो कि एक स्टेबल एल्कीन देगा एज कंपेयर टू उस एल्काइल हैलाइड के जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर लेस स्टेबल एल्कीन देगा। तो बस ये समझ आ गया, तो ये भी आ गया। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरोइथेन का, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, दिस इज क्लोरोइथेन, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ये। अब अगर हम इसे ट्रीट करें KOH के कॉन्सनट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास, हमें पता है, हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अल्टीमेटली एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस केस में हमारे पास फॉर्म हुई है इथीन। ये हमारे पास अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, देख लीजिए HH हैं दोनों के पास, अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये लीस्ट स्टेबल होगी, तो ये लीस्ट इजीली ही फॉर्म होना चाहेगी, बहुत ही मुश्किल से फॉर्म होना चाहेगी। चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या क्लोरोइथेन की। अब अगर हम लें CH3 CHCl, ये है हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन, ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अगेन अगर हम इसे हीट करें KOH के कॉन्सनट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अल्टीमेटली फॉर्म हो जाएगी एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास बन गई प्रोपेन। अब अगर हम इसे इथीन से कंपेयर करें तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है कि नहीं, एक CH3 आ गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ये है, मोर स्टेबल है, तो मोर इजीली ये फॉर्म भी होगी। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ सेडजेफ रूल हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास कंपैरिजन हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी का। अब हम देखते हैं टर्शियरी, CH3 CH3 CH3
CH3 CH3 Cl, ये है हमारे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। जब हम इसे ट्रीट करते हैं KOH के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ तो हमें पता है हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास ये बन गया 2 मिथाइल प्रोप1इन या प्रोपीन। अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है डियर, देख सकते हैं 2 CH3 है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये मोस्ट स्टेबल होगी और मोस्ट इजीली ही ये फॉर्म होना चाहेगी, मोस्ट इजीली फॉर्म्ड। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर पाए कि जो ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है इन 3 एल्काइल हैलाइड की वो कैसे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारे पास जो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे जो ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है। अब आप देख सकते हैं ये है हमारे पास अल्फा, ये है हमारे पास बीटा, बीटा पे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये है अल्फा, यहाँ पर 2 बीटा है 6 हाइड्रोजन्स। अब ये है अल्फा, अब हमारे पास अगर हम बात करें इसकी, ये है बीटा, ये है बीटा, ये है बीटा, यहाँ पर 9 बीटा हाइड्रोजन्स हैं। तो यही बात तो हमने अभी अभी बोली कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी इंक्रीज होती चली जा रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन्स हैं तो देख लीजिए सबसे ईजिली फॉर्म हो रहा है, तो यही लिख लेते हैं हम, ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन of these three alkyl halides increases as the number of beta hydrogens increases, यानी अगर हम इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें, इसे 3 कह दें तो हमारे पास क्या होगी ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सबसे इजी 3 देन 2 एंड देन 1। तो अगर हम जनरल बात करना चाहें तो जो ईज होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की, अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स हैं लेकिन जो हेलोजन है वो सेम है तो हमारे पास क्या होगा, इसे भी लिख लीजिए, ease of dehydrohalogenation कब है ये, जब डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हो, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड बट सेम हेलोजन, तो होगा 3 डिग्री, टर्शरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। जो ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है EOD कब, अगर हमारे पास डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स हो लेकिन एल्काइल ग्रुप सेम हो, EOD फॉर सेम एल्काइल ग्रुप बट हैविंग डिफरेंट हेलोजेंस, तो वो होगी RI देन RBr देन RCl। ये बात आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने इस सेगमेंट में क्लियर किए हैं, तो आप आराम से इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं हमारे लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑन एल्काइल हैलाइड्स जो है हेलोजिनेशन। बेसिकली
जब हम एल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करते हैं हैलोजेंस के साथ लाइट, हीट या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो हमें डाई ट्राई टेट्रा और पॉली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स दे देते हैं। क्या कहता हूं मैं, आइए लिखिए, एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद halogens in presence of light, heat or a catalyst give di-tri-tetra or polysubstituted alkanes। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम लेते हैं क्लोरोमीथेन CH3Cl, क्लोरोमीथेन, इसे हम ट्रीट करते हैं Cl2 के साथ HNu या फिर 520 से 670 केल्विन, तो हमारे पास CH2 Cl2 प्लस HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए बन गया ना डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। इसी तरीके से जब हम CH2Cl2 यानी डाई क्लोरोमीथेन को ट्रीट करते हैं Cl2 के साथ, दिस इज डाई क्लोरोमीथेन, इसे हम ट्रीट कर रहे हैं Cl2 के साथ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड HNu या 520 to 670 केल्विन, तो हमारे पास ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl, दिस इज ट्राई क्लोरोमीथेन, या किस नाम से हम इसे जानते हैं, वेरी नाइस, क्लोरोफॉर्म। ये ऊपर वाला क्या था, डाई क्लोरोमीथेन। उसके बाद अगर हम ट्राई क्लोरोमीथेन लें CHCl3, उसे ट्रीट करें Cl2 के साथ HNu या 520 to 670 केल्विन, तो हमारे पास CCl4 कार्बन HCl, दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, साथ में HCl। तो यही बात तो हमने ऊपर बोली। तो ये बात हो गई हेलोजिनेशन की, आप इसे नोट करें। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमराइजेशन की। बेसिकली जब हम किसी हेलो एल्केन को हीट करते हैं 573 केल्विन या इसे लोअर टेम्परेचर पर ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, जैसे कि हमारे पास हो गए एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास आइसोमराइजेशन हो जाती है, जिसके अंदर जो हेलोजन है वो मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, लेकिन जो कार्बन स्केलेटन होता है मॉलिक्यूल का वो सेम रहता है। ये बात आप याद रखिएगा। हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहला
CH3, CH2, CH2, Cl. This is 1 chloropropane. 1 chloropropane. हीट किया 573 केल्विन और किसकी प्रेजेंस में? ल्यूइस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के एज ए कैटलिस्ट। तो हमारे पास हेलोजन मूव कर जाएगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। CH3, CH, Cl, CH3। क्या कार्बन के स्केलेटन में कोई चेंज आया? कार्बन के स्केलेटन में कोई चेंज नहीं आया। 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। अगर हम बात करें 1 ब्रोमोब्यूटेन, CH3, CH2, 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 Br. This is 1 bromobutane. Again terms and condition applied, 573 Kelvin और anhydrous AlCl3। तो हमारे पास जो हेलोजन है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर जाएगा। CH, Br, CH2, CH3। देखिए डियर, यहाँ भी कार्बन स्केलेटन में कोई चेंज नहीं आया। 2 ब्रोमोब्यूटेन लिख लेना। नो चेंज इन द स्केलेटन ऑफ द molecule on movement of halogen from one position to other। ये भी साथ में यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास बात हो गई आइसोमराइजेशन रिएक्शन की। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज इतना ही देखेंगे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।